हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे एंड सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी 2 पार्ट्स करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका बीएससी नर्सिंग 5th सेम में नर्सिंग एजुकेशन का जो 3rd पार्ट है, आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो ये पीडीएफ है, ये आपकी पेड पीडीएफ है, ठीक है ना। तो इसकी आपको पीडीएफ इसलिए ही नहीं प्रोवाइड की गई है टेलीग्राम पे, बट आपको लेक्चर का लिंक वहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। और आपको अगर कोई क्वेरी हो अपनी, वो आप टेलीग्राम पे जो मेडिकल वाली है उसमें आईडी भी मेंशन है, आप यहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी चलिए अपना बताते हैं। आज हम आपका मास मीडिया है टॉपिक। स्टार्टिंग आपकी आज मास मीडिया से होगी। उससे पहले हमने ऑलरेडी जितने टॉपिक्स थे वो कवर करा दिए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ अलग है और ये है आपका नोट्स का पीडीएफ, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है आपकी टेलीग्राम चैनल पे, वो जाके देख लीजिएगा। तो मैंने मेडिकल वाले चैनल पे सारा कुछ कवर कराया हुआ है जो जो आपका था। बाकी जो आपके कॉमन चीज़ें थी वो भी आज वीडियो आपकी आ चुकी है, वो भी देख लीजिएगा जाके। बाकी चलिए अब देखते हैं मास मीडिया आपका क्या होता है। मास मीडिया रेफर्स टू चैनल्स और टूल्स यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस साइमल्टेनियसली। तो जो मास मीडिया होता है ना, ये आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, यानी कि आपका कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लार्ज ऑडियंस को साइमल्टेनियसली मिलती रहती है। मतलब हम यूज़ करते हैं मास मीडिया का, ठीक है ना। चैनल्स हुए आपके, टूल्स हुए, ये सब मास मीडिया होते हैं आपके। और आपका यूज़ होता है ये इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक को। जैसे आप देखते भी होंगे न्यूज़ में, ये आपका मास मीडिया ही होता है एक टाइप, ठीक है। तो बाकी टाइप्स ऑफ मास मीडिया देखते हैं हम। फर्स्ट आता है आपका ए, प्रिंट मीडिया, जिसमें आपका न्यूज़पेपर आता है, ये आपके एग्जांपल हैं। मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं एंड बुक्स होती है आपकी पैम्पलेट बुक्स, ठीक है। फिर आता है बी टाइप आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें आपका एग्जांपल आता है रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़। नेक्स्ट आता है आपका सी टाइप डिजिटल ऑनलाइन मीडिया, जिसमें आपका इंटरनेट आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आता है, ई न्यूज़ लेटर्स आते हैं, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, ये सब आते हैं। डी टाइप है आपका आउटडोर मीडिया, जिसमें आपका पोस्टर्स इंक्लूड होता है, बिल बोर्ड्स होते हैं इंक्लूड्स, आपके बैनर्स होते हैं इंक्लूड्स, पब्लिक नोटिस होते हैं इंक्लूड। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेनिफिट्स ऑफ आईपीआर। बेनिफिट्स आपके क्या होते हैं आईपीआर के? तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका पूछा जा चुका है एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी। देखो, ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये सभी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो आपके इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वे सभी एनालिसिस करके इस पीडीएफ में आपके जो भी टॉपिक्स थे वो पीडीएफ मैंने इसीलिए शेयर की थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही, उसमें आप पहले टॉपिक्स देखेंगे, देन आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईपीआर आपके क्या क्या आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी आपका फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स का, जिसमें आपकी सिक्योर होती हैं इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड क्रिएटिव वर्क्स। सेकेंड आता है आपका पॉइंट एनकरेज होता है इनोवेशन, मतलब जो इनोवेटिव आइडियाज़ आपके होते हैं ना, उस वो वहाँ पे हम एनकरेज करते हैं, मोटिवेट्स करते हैं इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ को। थर्ड आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें आपकी प्रोमोट होती है कॉमर्शलाइजेशन और आपकी जो इंडस्ट्री ग्रोथ होती है एंड रिवेन्यू जनरेशन होती है। फोर्थ आता है आपका लीगल राइट, जिसमें आप प्रोवाइड कराते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज़ और आपका सेल और लाइसेंस द वर्क। फिफ्थ आता है आपका प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज़, जिसमें आपके स्टॉप होती है कॉपिंग, प्लेगियरिज्म और मिसयूज़ बाय अदर्स। सिक्स पॉइंट आता है आपका रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन। तो रेपुटेशन और रिकॉग्निशन में आपका क्या होता है कि इसमें गिव, मतलब आप देते हैं रिकॉग्निशन टू द क्रिएटर और इनोवेटर। इनोवेटर मतलब आपका जो डिफरेंट यूनिक न्यू आइडियाज़ होते हैं ना, कहीं पे भी आपका यूज़ ना किए गए हो, मतलब आपका गूगल हो या आपके यूट्यूब हो, आपका टेलीग्राम हो, कहीं पे भी आपको नहीं बताया गया हो, एक तरह से बिल्कुल यूनिक, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट आता है आपका ग्लोबल ट्रेड एडवांटेज। तो इसमें आपका बताया गया है कि ये हेल्प करता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस में एंड एक्सपोर्ट्स करने के लिए। एट्थ आता है आपका नॉलेज शेयरिंग होता है इसके अंदर, इसमें एनकरेज होता है इनोवेशन वाइल मेंटेनिंग ओनरशिप राइट्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब हम असेसमेंट ऑफ स्किल्स।
तो असेसमेंट ऑफ स्किल का आपका मीनिंग क्या होता है? इवेलुएटिंग लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड सेफली। इट मीन्स आपका जो इवेलुएटिंग लर्नर्स होता है उसकी एबिलिटी को हम ये देखते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं टास्क एक्यूरेटली एंड सेफली। बस इसका मतलब ये है असेसमेंट ऑफ स्किल का। इसके बाद आपके मेथड क्या होता है इसे करने के लिए? ऑब्जर्वेशन करना होता है, हमें चेकलिस्ट लेनी होती है अपने पास में, और अपना रेटिंग स्केल्स का यूज़ करना होता है। ये मैंने ऑलरेडी करा दिए टर्म्स, रेटिंग स्केल्स वगैरह, ठीक है। सिमुलेशन, ऑस्की, ओस्पी, ये सब मेथड होते हैं आपके करने के लिए असेसमेंट आप किसका कर रहे हो? स्किल्स का, ठीक है। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंस क्या आती है इसके अंदर? हमारा इम्पोर्टेंस है क्या, हम क्या किस इम्पोर्टेंस की वजह से कर रहे हैं इसको? एंश्योर करने के लिए कॉम्पिटेंस, पेशेंट सेफ्टी के लिए, और आपका आइडेंटिफाई करने के लिए गैप्स को, प्रोवाइड करने के लिए फीडबैक, और बिल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस को। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ नॉलेज। तो असेसमेंट ऑफ नॉलेज आप क्यों करते हैं उसका मीनिंग आपका पता चलेगा आपको। यहाँ पे मेथड्स देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। तो आपका मीनिंग क्या होता है असेसमेंट ऑफ नॉलेज का? तो इवेलुएट करता है लर्नर आपकी अंडरस्टैंडिंग को, फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशंस को। मेथड्स आपके आते हैं इसके अंदर जो आपकी नॉलेज का हम असेसमेंट करेंगे, उसमें रिटन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, ओरल क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, क्विज़ेस के थ्रू कर सकते हैं, और आपके असाइनमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, एंड आपके एमसीक्यूज़ के थ्रू करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस क्या आती है इसमें? मेज़र करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग को, आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को, गाइड्स करते हैं टीचिंग को, इम्प्रूव करते हैं लर्निंग को, एंश्योर करते हैं रेडीनेस फॉर प्रैक्टिस को। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है असेसमेंट। जब से हम असेसमेंट कर रहे हैं, स्किल का हो गया आपका, और आपका नॉलेज का हो गया, तो आपका असेसमेंट होता क्या है अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ठीक है। असेसमेंट हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि हम इवेलुएट करते हैं लर्नर की नॉलेज को, स्किल्स को एंड एटीट्यूड्स को, जो कि हम डिटरमाइन करते हैं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। उसके थ्रू हम लर्निंग आउटकम को डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस क्या होता है इसका? तो हम यहाँ पे मेज़र करते हैं लर्नर कॉम्पिटेंस को और आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गैप्स को। तो ये आपका सेकंड पर्पस हो जाता है। थर्ड आपका पर्पस है गाइड करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज। फोर्थ आपका आता है एंश्योर करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ आता है आपका प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं फीडबैक जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूवमेंट कर सको, ठीक है। मोटिवेट करते हैं लर्नर्स को। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो टाइप आपका असेसमेंट का क्या क्या किस किस टाइप से आप कर रहे हो? फर्स्ट आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि आपकी कंटिन्यूस असेसमेंट होता है ड्यूरिंग लर्निंग। मतलब आप जब कोई चीज़ लर्न कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका कंटिन्यूस असेसमेंट चल रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे आप देते होंगे पहले, आप जैसे 7th-8th क्लास के अंदर भी, और आपके मतलब स्कूल टाइम जो भी 12th तक भी आपका फॉर्मेटिव, समेटिव, ये सब चीज़ आप देखते आते हो, ठीक है। इन वर्ड्स आई होप सभी फैमिलियर होंगे। तो इसमें यही मतलब है इसका, आपका असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग चल रहा है आपका फॉर्मेटिव में। समेटिव असेसमेंट है आपका सेकंड, जिसमें आपका इवैल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ कोर्स एंड। मीन्स आपका जो फॉर्मेटिव हो रहा है ना, वो कंटिन्यूस असेसमेंट, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं आप, जैसे आपके ये जैसे आपके प्रिपरेटरी एग्ज़ाम या फॉर्मेटिव एग्ज़ाम आपके ये बोलते हैं ना कि मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, इस तरह से आपके लर्निंग के ड्यूरिंग आपका चल रहा है। फिर समेटिव आपके जैसे आपके एंड ऑफ द कोर्स या यूनिट के एंड में, जैसे आपकी यूनिट एंड हो गई या आपका कोर्स एंड हो गया, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए या एनुअल एग्ज़ाम्स हो गए, वो तो आपके मंथली एग्ज़ाम्स में हो गए ड्यूरिंग लर्निंग। बाकी एंड ऑफ द कोर्स होता है मेनली, आप इसमें आप एनुअल एग्ज़ाम को इंक्लूड कर सकते हैं, अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं समेटिव असेसमेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो कि आपका आइडेंटिफाई करता है लर्नर्स के स्ट्रेंथ्स को एंड वीकनेस बिफोर टीचिंग। फोर्थ आता है आपका नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट, जिसमें आप कंपेयर करते हैं लर्नर को विद ईच अदर, ठीक है। कंपेयर करना होता है यहाँ पे लर्नर को दूसरे लर्नर के साथ में, नॉन रिफरेंस्ड असेसमेंट में, ठीक है। नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट। फिफ्थ है आपका क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट, वो तो था आपका नॉन रिफरेंस, ठीक है। ये है आपका क्राइटेरियन रिफरेंस्ड, जिसमें आपको मेज़र करना होता है लर्नर का अगेंस्ट सेट
स्टैंडर्ड्स इसमें क्राइटेरियन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड क्या होता है फिर असेसमेंट का, तो इसमें हम रिटन टेस्ट लेते हैं जिसमें आपके एमसीक्यूज इंक्लूड होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं इंक्लूड, ऐसे होता है। सेकंड आपके ओरल क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे जिसमें वाइवा ओसी और आपके ग्रुप डिस्कशंस ये सब होते हैं। थर्ड आपका प्रैक्टिकल क्लिनिकल जिसमें आपके स्किल चेक और ओस्की ओसपी आपका सिमुलेशन ये सब इंक्लूड होते हैं, एग्जाम्पल लिख देना इसमें, ठीक है ये। फिर आपका प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स जिसमें आपका केस स्टडीज़ और रिसर्च वर्क आता है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट जिसके अंदर आपका लर्नर का इवेलुएट करते हैं सेल्फ और अदर, ठीक है। मतलब खुद से भी कर सकते हैं, फिर दूसरे के थ्रू भी हम कर सकते हैं इवेलुएट। आपका स्कोप क्या होता है, हम पढ़ क्या रहे थे जरा, असेसमेंट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखते रहना कभी कि हाँ हम टॉपिक तो पढ़ रहे हैं पीडीएफ में, पर ये चीज़ ना ध्यान रखें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अटेंशन ये रखना है अपना अपना जैसे आप लेक्चर लोगे ना, क्योंकि नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट आई नो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ोगी तो सबको सही से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज यूज़ की है यहाँ पे, इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्सअप में पढ़ा रही हूँ। तो आपका स्कोप क्या होगा इसके अंदर, एकेडमिक परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए होगा, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के लिए होता है, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सेस के लिए होता है, करिकुलम इफेक्टिवनेस के लिए होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होता है इन नर्सिंग एजुकेशन, और गाइड करता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट को, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इवैल्यूएशन को। तो इवैल्यूएशन आपका क्या होता है, इवैल्यूएशन हमारा प्रोसेस होता है ऑफ जजिंग द वैल्यू, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस जो कि आपका टीचर लर्निंग, जो आपकी टीचिंग लर्निंग होती है बाय कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपका जो इवैल्यूएशन होगा ना, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ाई भी है, आप देखते भी होंगे टीचर पढ़ा रहे हैं तो इवैल्यूएट करते ही है, एग्ज़ाम लेते हैं स्टूडेंट्स का, कंपेयर भी करते हैं रिजल्ट्स को कि मतलब आपका जो टीचिंग लर्निंग आपने जैसे की है वहाँ पे क्लास के अंदर, तो वो चीज़ देखने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो पर्पस आपका क्या होता है इसका, ये डिटरमाइन करता है अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, मेज़र करता है लर्निंग आउटकम्स को, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग एंड लर्निंग, और हेल्प करता है आपका डिसीजन मेकिंग में जो कि आपका प्रमोशन और सर्टिफिकेशन के लिए, और प्रोवाइड कराता है आपका फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, और आपका इंश्योर करता है क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन। टाइप आपके क्या होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है जो कि आपका ड्यूरिंग टीचिंग होगा, ठीक है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन जो होगा आपका। समेटिव इवैल्यूएशन आपका आता है सेकेंड टाइम जो कि आपका फाइनल इवैल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ कोर्स यूनिट। आई थिंक कभी आपको मैंने जो ये वाले बताए थे तो आई होप आप फैमिलियर भी हो चुके होंगे इन वाले वर्ड से, फॉर्मेटिव एंड समेटिव वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें ये है कि आपको पता है इन चीज़ों का, तो समेटिव वाले में आपका फाइनल आ गया और उसमें ऑन गोइंग इवैल्यूएशन आ जाता है। और थर्ड आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिसमें आपको चेक करना है लर्नर्स की एंट्री बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। और आपका जो नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन है उसके अंदर होता है कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर्स। फिफ्थ आप कहते हैं क्राइटेरियन डिफरेंस इवैल्यूएशन, इसमें कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को विद सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब थोड़ा सेम सा ही है इसमें, तो कंफ्यूज मत होना टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में और टाइप्स ऑफ असेसमेंट के अंदर। टाइप्स सेम ही है दोनों के, बस उसमें असेसमेंट लिखना है, इसमें इवैल्यूएशन लिखना है, ठीक है। और थोड़ा लिखने का लिख देना इस पर जो जो ये पॉइंट मेंशन किए हुए हैं मैंने। बाकी आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जो इसको आप सीसीई भी बोलते हैं। ये इवैल्यूएट करता है कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स कंटिन्यूसली, ठीक है। मेथड क्या होते हैं आपकी इवैल्यूएशन के, रिटन टेस्ट, वही आपका जैसे असेसमेंट में किया है ना इसी तरह से होगा, एमसीक्यूज़ होगा आपका। बाकी आपके देखो जो एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स, एसेज, वाइवा, इंटरव्यूज़, आपके डिस्कशंस, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल इवैल्यूएशन, रिटर्न, डेमो, उसकी ओसपी, ये सब होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में आपका रेटिंग स्केल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी केस स्टडीज़ और आपके प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियोज़, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क भी होता है, सेल्फ एंड पीयर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके स्कोप आते हैं, असेसिंग करता है ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को, इवेलुएटिंग करता है क्लिनिकल स्किल्स को, इम्प्रूव करता है टीचिंग क्वालिटी, करिकुलम इम्प्रूवमेंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी अश्योरेंस, और आपका सर्टिफिकेशन, प्रमोशन एंड लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस योर डिसीजंस को, ठीक है। फिर आपका मॉनिटर करता है इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस को। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है गाइडेंस आता है। गाइडेंस आपका हेल्प करता है जो आपके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और आपके मेक डिसीजंस, और आपका डेवलप पर्सनली, इमोशनली एंड एकेडमिकली, ठीक है। तो गाइडेंस का मतलब यही होता है कि जैसे मैं ही हूँ, आपको एग्जांपल ले लीजिए इस चीज़ का। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमें इस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस का मतलब यही है कि आपको आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँ। जैसे आपको इस टाइम एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के टाइम लेक्चर चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो वो चीज़ मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपका इमोशनली भी आपका इफ़ेक्ट करेगा, और आपका जो एकेडमिकली परफॉर्मेंस वो भी आपकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आप अच्छे से लेक्चर देख के जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, PYQ करोगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली अच्छा ही हो जाना है फिर, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपका यही है। तो मैं इसलिए एग्जांपल देके भी आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से क्लियर आपको समझ आ सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। तो ऑब्जेक्टिव आपकी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को जो कि अंडरस्टैंड करते हैं दैम सेल्व्स, ठीक है। असिस्ट करता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और सपोर्ट करता है बेटर एडजस्टमेंट जो कि इन स्कूल्स और आपके क्लिनिकल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। प्रमोट करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को। एम क्या होता है आपका, हेल्प स्टूडेंट अचीव मैक्सिमम डेवलपमेंट और इनेबल सेल्फ रियलाइंस, और आपका गाइड करता है इन करियर एंड एजुकेशनल चॉइसेस को, प्रमोट करता है हेल्दी बिहेवियर को, ठीक है। फिर आप क्या आते हैं इसके अंदर, आपका पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड सपोर्ट, इम्प्रूव करता है आपका डिसीजन मेकिंग में, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन। स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन कैसे रिमूव कर रहा है आपका, ये आपको खुद से ही समझ आना चाहिए कि हमें गाइडेंस मिल रही है, तो वो इंसान ये हो जाएगा कि इमोशनली भी उसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो स्ट्रेस तो फिर लेगा ही नहीं कि हाँ मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है गाइडेंस के थ्रू, ठीक है। एनहेंस करता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी और क्लिनिकल परफॉर्मेंस को भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपके वही प्राइवेसी मेंटेन करना, ठीक है, और रेस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन जो कि आपके स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, हॉलिस्टिक अप्रोच, ये सब आता है। नेक्स्ट आपके स्किल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या होती हैं इसके अंदर। तो वो आपकी लिसनिंग स्किल्स होती हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, क्वेश्चनिंग होती है, और आपकी इंटरव्यूइंग होती है, काउंसलिंग होती है, फीडबैक गिविंग होता है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज होता है। देखो ये चीज़ें टर्म से याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इतनी थ्योरी होती है ना नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, तो आपका मैंने एक लेक्चर ये भी बना दिया है कि ये बनवा दिया था मैंने लेक्चर कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव हुए कॉमन, और आपकी कॉमन रोल हुए, कॉमन प्रिंसिपल हुए, अप्रोचेस हुई, ये सब चीज़ें आप वही वाली भी सेम कॉपी लिख सकते हो उन वाले नोट से भी, ठीक है। या आप ये जो अलग अलग है ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। आपकी अगर ये नहीं हो पा रहे लर्न तो उनको करके चले जाओ, क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इनमें लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। स्कोप आपका क्या क्या होता है इसके अंदर, एजुकेशनल जो कि आपकी स्टडी स्किल्स और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन इंक्लूड होता है, पर्सनल में आपका इमोशनल सपोर्ट आ जाता है, सोशल में आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ आ जाता है, करियर में आपका चूजिंग स्पेशलिटीज़ आता है, फ्यूचर प्लानिंग आता है, क्लिनिकल में आपका आता है स्किल डेवलपमेंट और क्लिनिकल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आपके आते हैं रोल्स ऑफ टीचर इन गाइडेंस, ठीक है। तो रोल्स ऑफ टीचर इन गाइडेंस के अंदर क्या होता है कि आपको प्रोवाइड होता है एकेडमिक गाइडेंस, हेल्प करता है क्लिनिकल स्किल इम्प्रूवमेंट के अंदर, और आपका गिव होता है इमोशनल सपोर्ट, मतलब यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाता है, आइडेंटिफाई होता है स्टूडेंट प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द, ठीक है, अर्ली, ओके। फिर आपका ऑफर करियर एडवाइस करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक एंड मोटिवेशन, मेंटेन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपकी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है काउंसलिंग।
देखो गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे ना आपका अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो भी मैं आपको कराऊंगी अलग से। बाकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग अपना भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं एक भी पीडीएफ के अंदर ये नहीं बोलूँगी कि आप एक भी कोई भी टॉपिक छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये पीडीएफ ही आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही है ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है काउंसलिंग के अंदर। तो ये प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस होता है आपका, जो कि आपका कहाँ पे होता है, ट्रेन काउंसलर असिस्ट करते हैं इंडिविजुअल को फॉर अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स के लिए और आपका डिसीजन लेने के लिए एंड कोप इफेक्टिवली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, ये हेल्प करता है लर्नर को जो कि अंडरस्टैंड सेल्फ, ठीक है। फिर आपका प्रमोट करता है एडजस्टमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इम्प्रूव करता है इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को, आपकी सपोर्ट करता है एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ को। पर्पस आपका क्या है इसका करने का, कि आप क्यों किसी को काउंसलिंग कर रहे हो आप। तो प्रोवाइड करता है गाइडेंस ड्यूरिंग स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न, और आपका हेल्प इन डिसीजन मेकिंग करता है, ये आपके डिसीजन लेने में भी हेल्प कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है आपका बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस को, रिजोल्व कर रहा है आपकी पर्सनल सोशल और एकेडमिक इश्यूज़ को। एम क्या क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बेटर कुकिंग स्किल्स, आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इम्प्रूव करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ये आपके एम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल आपके क्या क्या होते हैं, देखो ये जो आपका ये चीज़ हो गई ना, स्किल और टेक्निक, ये इसमें बाय मिस्टेक आ गई है, तो इस चीज़ को लेक्चर में पता चल जाता है, देखो ठीक है। अगर आप ऐसे पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ ना होती और ऐसे मिल जाती तो शायद पता भी ना चलता। ये मिस्टेक है आपकी इस नोट्स के अंदर, कि आपकी 2 बार, मिस्टेक भी कुछ नहीं है, बस 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, एम्पैथी होता है, और रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ट्रस्ट एंड सपोर्ट रेपर्ट होना चाहिए। ट्रस्ट एंड रेपर्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिंसिपल्स के अंदर जो आपके काउंसलिंग के हैं। फिर आपके स्किल्स एंड टेक्निक्स ये दो बार लिखी हुई है, ठीक है। एक ये वाला है आपका और एक ये वाला, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो स्किल एंड टेक्निक्स जो आपकी है, ये स्किल और टेक्निक में आपका एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, और आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग भी आपकी होती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपके रोल्स क्या क्या होते हैं इसमें। तो आपका रोल होता है गाइड एंड सपोर्ट लर्नर्स, और आपका हेल्प करता है आपके सॉल्व पर्सनल एकेडमिक प्रॉब्लम्स को, प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट को, मेंटेन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रमोट करता है मेंटल वेलबींग को। नेक्स्ट आपका आता है स्कोप्स, जो कि इसमें आपके एजुकेशनल काउंसलिंग इंक्लूड होती है, पर्सनल एंड इमोशनल काउंसलिंग इंक्लूड होती है, करियर काउंसलिंग होती है इंक्लूड, आपकी सोशल एंड बिहेवियरल काउंसलिंग इंक्लूड होती है, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो ये आपके स्कोप हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। तो गाइडेंस आपका क्या होता है और काउंसलिंग क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको दोनों चीज़, लेकिन फिर भी डिफरेंस फॉर्म में बता रही हूँ। देखिए ये इस तरह आपका डिफरेंस फॉर्म में इसमें मेंशन है। तो डिफरेंस फॉर्म में आपका ये है कि गाइडेंस में आपका हेल्प करता है अ पर्सन चूज विद द राइट डायरेक्शन और सॉल्यूशन, और काउंसलिंग में क्या होता है कि हेल्प करता है पर्सन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व पर्सनल और इमोशनल पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे तो चूज़ कर रहा है राइट डायरेक्शन और सॉल्यूशन, और यहाँ पे हेल्प कर रहा है पर्सन अंडरस्टैंड करने में, समझने में और सॉल्व करने में पर्सनल इमोशनल प्रॉब्लम्स को। और इधर गाइडेंस में क्या हो रहा है कि एडवाइस ओरिएंटेड होता है, जो कि गिव करता है सजेशन, ठीक है, सजेशन देता है। फिर आपका थेरेप्यूटिक किस में आता है काउंसलिंग के अंदर, जो कि आपका हेल्प करता है थ्रू डिसीजन और रिफ्लेक्शन, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है फोकस करता है, ये आपका एजुकेशनल एंड करियर इश्यूज़ को लेके, और फोकस करता है इधर काउंसलिंग में जो आपका आता है पर्सनल इमोशनल बिहेवियर इश्यूज़ के लिए। और इधर आपका जो देखो मैं इधर गाइडेंस और काउंसलिंग का बता रही हूँ, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे एडवाइस ओरिएंटेड तो मैंने बता दिया है, यहाँ तक आपका फोकस भी बता दिया कि आपका एजुकेशनल एंड करियर इश्यूज़ के लिए यहाँ पे फोकस हो रहा है, और इधर पर्सनल इमोशनल बिहेवियरल इश्यूज़ के लिए। और इधर जो आपका होता है, जो आपकी गाइडेंस में वर्क करता है, वर्क यहाँ पे कैन बी डन, यहाँ पे वर्क जो यहाँ पे होता है ना डन, तो वो आपका ग्रुप्स में और इंडिविजुअली होता है, ठीक है। और इधर मोस्टली 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 होता है। और आपका गाइडेंस वर्कर यहाँ पे मे नोट रिक्वायर स्पेशलाइज लर्निंग, ठीक। और इधर काउंसलर में आपका रिक्वायर होता है स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल्स। और इधर शॉर्ट ड्यूरेशन होती है आपकी गाइडेंस की, और काउंसलिंग की आपकी लॉन्गर और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर जो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है, ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस इन स्टूडेंट्स। तो पहले हम देखेंगे डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स क्या होता है, नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रीवेंस इन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स आपका क्या होता है कि डिसिप्लिन का मीन्स आपका क्या होता है, मेंटेनिंग ऑर्डर्स, सेल्फ कंट्रोल एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम। देखो आप क्लासरूम में अच्छे से रहोगे तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, आपका आप पे सेल्फ कंट्रोल है और एक्सेप्टेबल बिहेवियर है आपका वो क्लासरूम के अंदर, ठीक है। ये हेल्प करता है आपका क्रिएट अ पॉजिटिव, सेफ एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। आप अच्छे से क्लास में चुपचाप बैठे हो, शांत बैठे हो, टीचर को अच्छे से सुन रहे हो क्या बता रहा है टीचर, तो ये आपका लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है और आपको हेल्प मिलती है पॉजिटिव एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एनकरेज करता है ये रेस्पेक्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी एंड गुड कंडक्ट। नेक्स्ट आप कहते हैं ये अचीव करता है थ्रू क्लियर रूल्स, कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट और आपका मोटिवेशन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप को। आई होप आपको डिसिप्लिन इन स्टूडेंट समझ आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, देखो हार्ड इसमें ये नहीं कह सकते, दोनों ही कम्युनिटी और नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बट थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत अच्छे से थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और ये चीज़ है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में पता नहीं चल पाता कि हमको कैसे लिखना है, हम लिख के आते तो हमें लगता है कि हम सही लिखाए। तो इसलिए इस चीज़ का एक चीज़ का ध्यान रखना नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, तो आप अपना इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपको फ्लो चार्ट्स देखो, टाइप्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा बना के चलना है। ऑब्जेक्टिव पर्पस लिखोगे ना, उसमें भी फ्लो चार्ट बनाना देखो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी कॉमन बता दिए हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना, आप उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना उस वाली वीडियो को भी, क्योंकि उस वाली वीडियो में जो इसे पहले वाली ही वीडियो है बिल्कुल कॉमन थिंग्स की आपकी, तो वो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि उस वीडियो में ये चीज़ है कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ तो पढ़ाई दी, अगर आपको कोई चीज़ याद भी नहीं रह रही ना, तो वो कॉमन चीज़ें हैं वे आप सब में इंक्लूड करते हैं सारी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब देखते हैं आइए, ग्रीवेंस इन स्टूडेंट्स। ग्रीवेंस मीन्स आपका क्या होता है, अ कंप्लेन, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन, और आपकी जो प्रॉब्लम होती है फेल्ट बाय स्टूडेंट्स और रिलेटेड टू एकेडमिक्स, टीचर्स, पीयर्स और आपकी फैसिलिटीज़ को लेके। तो ग्रीवेंस का मीन्स आपका यही होता है कि ये एक हमारी कंप्लेंट होती है, डिससेटिस्फैक्शन होता है आपका, और आपका प्रॉब्लम फेल्ट होता है बाय स्टूडेंट्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स और आपके टीचर्स और पीयर्स और फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। आपके कॉमन इशू क्या होता है इसमें, अनफेयर ट्रीटमेंट, वर्कलोड, इवैल्यूएशन इश्यूज, हैरेसमेंट, लैक ऑफ सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनेज ये होता है थ्रू ग्रीवेंस सेल्स, काउंसलिंग के थ्रू, ओपन कम्युनिकेशन के लिए एंड फेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एथिक्स। एथिक्स का भी आप बहुत टाइम से मतलब हर सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हैं मोस्टली, तो ये देख लेते हैं हम एथिक्स क्या होता है आपका। देखो कम्युनिकेशन टॉपिक ना एक ये ऐसा टॉपिक है एक आपका, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ वीडियो में, मेरे अभी ध्यान आ गया फिर से, एक ने मेरे पास डाउट किया था कि ये वाला टॉपिक आपका जो कम्युनिकेशन है ना, आप ऑलरेडी कितने ही सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं अपनी नर्सिंग के अंदर, ठीक है, अपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी। तो कम्युनिकेशन टॉपिक कम्युनिटी में नहीं पूछा जिस यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पूछेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करके चलना, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन को। और जो ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन टॉपिक नहीं है, तो कम्युनिकेशन टॉपिक देखो सिलेबस में है आपका, उसमें बैरियर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है।
तो एथिक्स आपका क्या होता है, अब एथिक्स को देख लो। एथिक्स आपके मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपके गाइड करता है राइट को एंड रॉन्ग बिहेवियर को, जो कि आपका इन टीचिंग लर्निंग एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के ड्यूरिंग होता है आपका। नेक्स्ट आपके कोड ऑफ एथिक्स आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एथिकल बिहेवियर। एग्जांपल इन एजुकेशन लर्निंग में आपका क्या होता है, रेस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपका प्राइवेसी मेंटेन करना, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, फेयर इवेल्युएशन, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब देखना। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या होते हैं, ऑटोनॉमी जिसमें आपकी रेस्पेक्ट लर्नर्स, इंडिपेंडेंस, ये सब आता है। बेनिफिशियंस में आपका डू गुड, सपोर्ट स्टूडेंट, ये आता है। नॉन बेनिफिशियंस में आपका आता है अवॉइड हार्म, आपका हार्म को अवॉइड करना है यहाँ से। जस्टिस में आपका आता है फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट। वेरासिटी में आपका आता है ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। फिडेलिटी में आपका आता है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट मेंटेन रखना होता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेक्स्ट, एंड आपके ये 2 टॉपिक्स लास्ट ही रहते हैं, ठीक है, एविडेंस बेस्ड टीचिंग और आपका वैल्यू बेस्ड टीचिंग। तो ये आपका डिफरेंस में भी आ सकता है, जैसे आपका ये असेसमेंट हुआ, आपका इवैल्यूएशन हुआ, गाइडेंस काउंसलिंग हुआ, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में आपके 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं दोनों टॉपिक, या फिर आपका देखो लॉन्ग में भी, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ यूनिट बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है उस यूनिट से। और ये तो पीडीएफ पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की है ही, देखो कोई टॉपिक भी स्किप नहीं करके जाओगे। मीनिंग आपका क्या होता है, एविडेंस बेस्ड टीचिंग का देख लेते हैं अब हम। तो ये हमारा यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस को आप यहाँ पे यूज़ करते हो, और स्टूडेंट नीड देखते हैं हम यहाँ पे, एंड टीचर एक्सपर्टाइज जो कि आपका प्लान एंड डिलीवर करते हैं टीचिंग को। पर्पस आपका क्या होता है, इसमें इम्प्रूव होती है, इसमें टीचिंग क्वालिटी, एंज्योर होता है इफेक्टिव लर्निंग, प्रमोट होता है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। और की स्टेप्स आपके क्या आते हैं इसमें, आइडेंटिफाई होती है लर्निंग प्रॉब्लम्स। बी में आपका बोला गया है कि सर्च होते हैं रिसर्च एविडेंस, इवेलुएट होता है एविडेंस, अप्लाई होते हैं ये इन टीचिंग, एसेस होता है आपका आउटकम्स। बेनिफिट्स आपका क्या क्या होता है इसके अंदर, इम्प्रूव होता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इंक्रीज होते हैं कॉन्फिडेंस, और आपका सपोर्ट होता है इनोवेशन, एंज्योर करता है आपका हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यू बेस्ड टीचिंग, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड टीचिंग आपका क्या है, मीनिंग देख लेते हैं आपका पहले। तो टीचिंग दैट इम्पार्ट्स मोरल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ टू स्टूडेंट्स। वैल्यू बेस्ड टीचिंग का मीन्स आपका क्या होता है कि यहाँ पे टीचिंग का जो इम्पार्ट होता है मोरल होता है, इम्पार्ट्स मोरल होता है आपका, और एथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ टू द स्टूडेंट, ठीक है। पर्पज़ आपका ये होता है कि यहाँ पे डेवलप होते हैं आपका कैरेक्टर, एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। और फोकस होता है आपका यहाँ पे नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ फॉर होलिस्टिक लर्निंग। तो गाइस देखो, ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स की बहुत फेवरेट स्लाइड होती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपने ये पूरे 3 जो भी पार्ट थे वीडियो के कंप्लीट कर लिए हो आई होप। और देखो, ये कुछ ने बोला था कि हमको एंड में ये बता दीजिएगा कि हमें वो जो नोट्स की आपकी पीडीएफ है, देखो ये पेड पीडीएफ है, सॉरी गाइस मैं नहीं प्रोवाइड करा सकती हूँ, बट आप लेक्चर के थ्रू नोट्स भी खुद से ऐसे ही रेडी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो। वैसे अभी जिनके एग्ज़ाम हैं तो आप लेक्चर भी देख के चले जाएंगे, सुन के चले जाएंगे, तो आप सारा ही लिखाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ऑल द बेस्ट, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, गैप करके लिखना, बड़े बड़े हेडिंग करके लिखना, फ्लो चार्ट्स बनाना, और अवॉइड करना पैराग्राफ फॉर्म। आपकी जो पैराग्राफ की फॉर्म होगी उसको अवॉइड करोगे, और आप जो भी लिखोगे ना पॉइंट वाइज लिखोगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे और फ्लो चार्ट का, ठीक है। टाइप्स वगैरह में भी, और जो आप ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस लिखोगे क्लाउड फॉर्म में लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उस चीज़ को करके जब आप हेडिंग लिख के तब उसको एक्सप्लेनेशन दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप, और हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करोगे जैसे, तब आपको हेडिंग डालोगे, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका ये होता है ना कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हो उसमें भी 2 लाइन का गैप आपका आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पता चल जाए एग्जामिनर को कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा है।
आई होप अब आपका कोई भी डाउट ना बचा हो। बाकी अगर कोई भी डाउट हो आपका, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अपना डाउट, या टेलीग्राम आईडी पे मेडिकल वाली 1013 है मेरी टेलीग्राम आईडी भी, और चैनल भी मेडिकल वाली के नेम से ही है। आप जाके सर्च कर लेना, उस पर आपको अपनी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओनली PDF है वो देख लेना। वो तो आपकी ऑलरेडी है अपलोडेड, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें अपलोड है आपके, बाकी मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं एजुकेशन के, इसके नर्सिंग एजुकेशन वाले, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर अपकमिंग न्यू लेक्चर्स। जो भी आपको मन हो बता देना कि हमको इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।